उत्तराखंड की राजनीति और समाज में एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उबाल देखने को मिल रहा है। वायरल ऑडियो प्रकरण, अभिनेत्री उर्मिला सनावर की सोशल मीडिया पर वापसी और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट में दायर मानहानि मुकदमे ने इस पूरे मामले को दोबारा राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया है। करीब एक सप्ताह तक सार्वजनिक मंच से गायब रहने के बाद अभिनेत्री उर्मिला सनावर के अचानक सोशल मीडिया पर वापसी ने नई हलचल पैदा कर दी है। वहीं उर्मिला सनावर, जिनकी तलाश में वायरल ऑडियो मामले के बाद पुलिस जुटी हुई थी, अब खुलकर सामने आई है और उन्होंने अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े अहम दावे किए हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद से पुलिस उनकी लोकेशन ट्रेस करने में लगी थी और उनके खिलाफ पहले से दर्ज मुकदमों के चलते भी जांच एजेंसियां सक्रिय थी। लंबे समय तक चुप्पी साधे रखने के बाद उर्मिला सनावर ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए बयान जारी किया है। उन्होंने लिखा कि असुरों का नाश करने के लिए देवी को भी 9 महीने छुप कर रहना पड़ा था। मैं 9 दिन के बाद अपने गर्भ जून से बाहर आ रही हूं, सबूतों के साथ अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने। अपने बयान में उर्मिला ने यह भी कहा कि वो अंकिता हत्याकांड की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी के सामने पेश होने के लिए पूरी तरह तैयार है। उर्मिला सनावर ने सीधे तौर पर राजनीतिक दलों और नेताओं पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास इस मामले में क्लीन चिट नहीं है, उन्हें राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। साथ ही उन्होंने शासन प्रशासन से अपील की कि उनके द्वारा सौंपे जाने वाले सबूतों के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना की जाए। उनके इस बयान के बाद एक बार फिर ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी भी कुछ अहम तथ्य सामने आना बाकी है। दूसरी ओर इस पूरे घटनाक्रम के बीच भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने सख्त रुख अपनाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े वायरल ऑडियो और सोशल मीडिया पोस्ट में अपना नाम उछाले जाने से नाराज दुष्यंत गौतम ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है। दुष्यंत गौतम की ओर से उनके वकील गौरव भाटिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने इस मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था। दुष्यंत गौतम ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया और राजनीतिक बयानों के जरिए उनकी छवि को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने अदालत से उनके खिलाफ डाले गए कथित मानहानिकारक कंटेंट को हटाने और 2 करोड़ रुपए के हर्जाने की मांग की है। इस बीच उत्तराखंड में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं। रुड़की में उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले एक विशाल रैली निकाली गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शामिल हुए। रैली में शामिल लोगों ने अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग रही कि इस पूरे मामले की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए जांच सीबीआई को सौंपी जाए। अंकिता भंडारी के पिता ने भी इस दौरान जनता से भावुक अपील की है। उन्होंने 11 जनवरी को प्रस्तावित उत्तराखंड बंद के लिए प्रदेश के व्यापारियों और आम लोगों से हाथ जोड़कर समर्थन मांगा है। उनका कहना है कि जब तक उनकी बेटी को पूरा न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे और उनका परिवार चुप नहीं बैठेंगे। गौरतलब है कि सितंबर 2022 में उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक होटल में काम करने वाली 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को मुख्य आरोपी बनाया गया था। जांच के बाद पुलकित आर्य और उसके 2 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। निचली अदालत ने इस मामले में तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। हालांकि इस पूरे मामले में अब भी तथाकथित वीआईपी गेस्ट को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि इस पहलू की पूरी तरह से जांच नहीं की गई और सरकार किसी प्रभावशाली व्यक्ति को बचाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड समय समय पर उत्तराखंड की राजनीति में उफान पर आ जाता है और एक बार फिर राज्य से लेकर दिल्ली तक सियासी सरगर्मी तेज हो गई है।